आप एकदम पीछे क्या बैठ गए भाई, एकदम पीछे, हम इरिटेशन होगा मुझे। यहाँ बैठिए ना, आइए ना। रिकॉर्डिंग चालू है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज भूगोल की क्लास। हम लोग जिस तरीके से सिलेबस नोट किए थे उसी, हाँ बोलो, कुछ पूछना है? जिस तरीके से सिलेबस हम लोगों ने नोट किया था वैसे ही हम लोग उसी क्रम से चलेंगे, मतलब जैसे जैसे हम लोग लिखे थे उसी तरह से चलेंगे, ठीक है भाई? बात ना करिए, सुनो। हमारे क्लास में अगर हम, सुन लो, हमारे क्लास में यदि आप ध्यान से मेरी बातों को सुन भी लेंगे तो 90% ज्योग्राफी यही याद हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है आपके लिए कि आप केवल ध्यान से क्लास को देखिएगा, सुनिएगा, जहां डाउट होगा पूछिएगा। ये गारंटी है कि हम इस तरीके से पढ़ाएंगे। इतना विश्वास है मुझे अपने भूगोल पर, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं कि भाई 90% सवाल आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। तो आज पहला टॉपिक हमारा है हाँ अब सही है। अरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, व्हाइट बोर्ड तक आज तक पढ़ाए। आज तक जो मेरी क्लास हुई है व्हाइट बोर्ड पर हुई है, तो थोड़ा कभी कभी दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे हम सीख जाएंगे, है ना? आज भी मेरा फेसबुक व्हाट्सएप पे कुछ गड़बड़ी आता है तो मुझे नहीं पता चलता क्या करें, तो उसको भी दिखवाते, देखिए ना क्या हो गया है। चलो हाँ ठीक है। अब हंसो मत भाई, हमको बड़ा, हाँ अब समझ में आ गया, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए लिखते हैं भैया, माउंटेन ऑफ इंडिया। अब ठीक है, माउंटेन ऑफ इंडिया, भारत का पर्वत। आज का टॉपिक है भारत का पर्वत। एकदम ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आज देने जा रहे हैं। आज की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो भाई, भारत के पर्वत को हम लोग, सुनो, दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक उत्तर भारत का पर्वत, उत्तर भारत का पर्वत का पर्वत, अभी ध्यान से देखते रहिएगा, और दक्षिण भारत का पर्वत दूसरा, दक्षिण भारत का पर्वत। हम लोग पर्वत को दो हिस्सा में बांटकर पढ़ेंगे, उत्तर भारत का पर्वत और दक्षिण भारत का पर्वत। इसको आप एक नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करना, अभी नोट करना, समझना नहीं है। उत्तर भारत के पर्वत में भी हम लोग कई भागों में पर्वत को बांटकर पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग काराकोरम। काराकोरम नाम है तो अंग्रेजी में भी सेम होगा, काराकोरम, काराकोरम, ठीक है? दूसरा है ट्रांस रेंज, ट्रांस श्रृंखला, अंग्रेजी में भी बोलते हैं ट्रांस रेंज, ट्रांस रेंज। ये सब पढ़ेंगे, ये पढ़ ना रहे हैं अभी, ये सब पढ़ेंगे, वो लिख रहे हैं। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, या इसी को बोला जाता है ग्रेटर हिमालय, या इसी का एक और भी नाम है हिमाद्री हिमालय, हिमाद्री हिमालय। सुनो, जो पर्वत ग्रेटर हिमालय है वही सेम हिमाद्री हिमालय भी है। एक ही पहाड़ का नाम ग्रेटर हिमालय भी है और उसी पहाड़ का नाम मतलब अगर कोई कहे हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन, तो माउंट एवरेस्ट, और ग्रेटर हिमालय की चोटी कौन, तो माउंट एवरेस्ट। मतलब दोनों सेम पहाड़ है, नाम दूगो है खाली। जैसे आपका नाम
यहाँ का है रमेश, घर का नाम है गोलू, वैसे ही ये भी इसका है। तीसरे नंबर पे है बच्चा मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय या इसी का एक और नाम है लेसर हिमालय, या इसी का एक और नाम है हिमाचल हिमालय। यानी एक ही पहाड़ के 3 गो नाम है। एक ही पहाड़ का कितना नाम है? 3 नाम। इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य हिमालय, इसको हिंदी में बोलते हैं लेसर का मतलब लघु हिमालय, इसको हिंदी में बोलते हैं हिमाचल हिमालय। यानी कि हम लोग मध्य हिमालय, लेसर हिमालय, हिमाचल हिमालय सब एक के बात है। एक ही पहाड़ के 3 नाम है। एक ही पर्वत के कितने नाम है बच्चा? 3 नाम। कौन कौन? उसी पहाड़ को आप मध्य हिमालय कह दीजिए, उसी पहाड़ को लघु हिमालय कह दीजिए, उसी पहाड़ को हिमाचल हिमालय कह दीजिए। सेम बात है, अलग अलग बात नहीं है। अगला है शिवालिक हिमालय। अगला है शिवालिक, पीछे दिखाई दे रहा है आपको? देखिए कोई दिक्कत होगा तो आगे आ जाइएगा। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है, पूरा लिख देता हूं। शिवालिक हिमालय हिंदी में भी क्या होगा? शिवालिक हिमालय। नाम तो नाम है, शिवालिक को अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? शिवालिक ही बोलेंगे। और एक और पहाड़ है, यहां पर जगह कम है, ऐसा करता हूं, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, इसको लिखना है। देखो भाई, चलिए अब देखिए एक और है यहां पर शिवालिक के बाद पूर्वांचल हिमालय। पूर्वांचल हिमालय, ध्यान से पढ़िएगा, हिमालय यानी ईस्टर्न हिमालय। एक काम करिएगा आप लोग, एक काम करिएगा, इस सबका नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग मतलब इसको नंबर 1 कर दीजिए, इसको नंबर 2 कर दीजिए, इसको नंबर 3 कर दीजिए, इसको नंबर 4 कर दीजिए, इसको नंबर 5 कर दीजिए, और इसको नंबर 6 कर दीजिए। भाई इसको नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग क्यों करने कह रहे हैं? इसका वजह है, वजह यह है कि इसको मैप में दिखाएंगे। अब मैप में दिखाएंगे तो मैप छोटा होगा, इन नाम को लिखना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे में क्या करना होगा? वहां नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। अगर हम 1 लिखते हैं तो आप क्या समझिएगा? काराकोरम। अगर हम 2 लिखते हैं तो आप क्या समझिएगा? ट्रांस हिमालय। 3 लिखेंगे तो क्या समझिएगा? ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री हिमालय। अगर 4 लिखेंगे तो क्या समझिएगा? मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या हिमाचल हिमालय। अगर 5 लिखेंगे तो शिवालिक हिमालय, 6 लिखेंगे तो पूर्वांचल हिमालय। क्लियर है? इसको ऐसे इसी क्रम में हम लिखवाएंगे। पहले ग्रुप मैप बनाएंगे, फिर बारी बारी से कम 6 दिन लगेगा आपको पूरा पर्वत कंप्लीट करने में। 5 से 6 दिन में पूरा पर्वत समाप्त। मतलब पर्वत मतलब क्या? पर्वत की लंबाई, ऊंचाई, सभी चोटियां, पिक्स, इसके अलावा सारे दर्रे, समझ में आ रहा है बात ना? तो ये पूरी बात तब सारे ग्लेशियर, चूंकि जानते हैं पहाड़ों में क्या होता है, ग्लेशियर भी होता है। पता है ना आपको? सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा आपने। तो एक एक बात बताएंगे तब ही चैप्टर खत्म होगा। आप लोग कहते ना, पता नहीं यार भूगोल में कहां से सवाल पूछ लिया, पता नहीं यार इकोनॉमिक्स में कहां से सवाल पूछ लिया। तो हम चाहते हैं कि भूगोल में कहीं से पूछे तो यहीं से पूछे। हम चाहते हैं कि भूगोल में कहीं से पूछे तो यहीं से पूछे और कहीं से न पूछे। तो ये तब होगा जब टाइम देंगे। भगा देंगे तो फिर तो खत्म हो जाएगा सिलेबस। आपको लगेगा कि मेरा जीएस खत्म है, लेकिन परीक्षा में जाइएगा तो फिर मुझे कोसिएगा, कोचिंग को कोसिएगा कि यार क्या पढ़ाया पता नहीं चला, सब कुछ पढ़ा भी दिया, कुछ पता भी नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, हम हट जाते हैं भाई, नोट करो। चिक 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 करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? हम लोग को चाहिए भूगोल वाले आदमी को बड़का बोर्ड, यहां से लेके यहां तक, फोटो वोटो बनाने में आसानी रहता है। हो गया? नोट डाउन सबका हो गया ना? सबका हो गया? गुड, करिए करिए, जल्दी करिए थोड़ा। चलिए तो इसको हम गोल करके मिटा देते हैं। हो गया? ये अच्छा है, लेकिन एक बार में न मिटाएं, मिटेगा तो कहां लिखेंगे? कहां कुछ है क्या हाथ से मिटाने वाला? अच्छा, स्लाइड करने वाला ये है। वो समझ गए। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। अच्छा ठीक, कर लेंगे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा करके देखते हैं। अच्छा समझ गए, अब समझ में आ गया। चलिए, इसे पुराना पेज में भी जाना होगा तो आ जाएंगे।
वाह, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब हम लोग आते हैं माउंटेन ऑफ साउथ, माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के पर्वत। हेडिंग डाल दीजिए, अब हेडिंग डालिए जल्दी से, दक्षिण भारत के पर्वत। इसको लिखने में टाइम कम लगाइए। दक्षिण भारत के पर्वत जल्दी से नोट करिए, मेरे साथ नोट करते चलिए। दक्षिण भारत के पर्वत, माउंटेन ऑफ साउथ इंडिया। सबसे पहला पढ़ेंगे बच्चा अरावली। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? अरावली। नंबर 2 पे पढ़ेंगे विंध्यन। अरावली के बाद क्या पढ़ेंगे बच्चा? सुना होगा आपने विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल देवी का नाम सुना है? देवी माता का मंदिर है मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में विंध्याचल माता का मंदिर है। वही विंध्याचल पर्वत जिसकी बात हम कर रहे हैं। विंध्याचल जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की क्या बनाती है? सीमा। क्वेश्चन आ जाएगा उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच बाउंड्री कौन बनाता है? तो क्या बोलेंगे? विंध्यन पर्वत। विंध्याचल एक राजा का नाम था, वो चला था सूरज को रोकने। बोला सूरज को बोला कि आगे बढ़ने नहीं देंगे हम, आप अपना रोशनी अपने जगह रखिए। और खड़ा हो गया सूरज के सामने, है ना। तो कहते हैं कि वहीं से कर्क रेखा गुजरती है। वहीं से क्या गुजरती है जी? अरे विंध्याचल पर्वत जहां से गुजर रही है ना, गुजरात से लेकर चलती है वहां से मध्य प्रदेश होते हुए त्रिपुरा तक, जो कर्क रेखा सुना होगा आपने, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अरे सुने ना, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। इंडिया में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से। ये जो विंध्यन पर्वत आप देख रहे हैं वो कर्क रेखा लगभग उसी के पास से जाती है। और आप भी जानते हैं कि सूरज मैक्सिमम कहां तक पहुंचती है? सूरज कहां तक पहुंचता है मैक्सिमम? कहां तक सूरज कहां तक पहुंचता है भैया? बोलो। मैक्सिमम कर्क रेखा तक। कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही सूरज होता है। सूरज हमेशा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही पाया मिलता है। तो मतलब विंध्याचल क्या? अच्छा लाइव करना था क्या? इसको कर दीजिए, कोई बात नहीं, अपना बच्चा यहां पढ़ रहा है ना। क्या है? ऑन हो गया? हाँ हो गया, दिखाई हम दे रहे हैं वहां ना, यहां सामने दिख रहे हैं। इधर आएंगे तो हम गायब हो जाएंगे, खाली बोर्ड दिख रहा है। अच्छा लगता है, कैमरा सामने आता है तो लगता है कि भाई फिल्म में नहीं काम किए तो कम हीरो जैसा फीलिंग आता है। अरे देखो, महसूस करने में क्या जाता है? कुछ नहीं बन पाए। हमको घूमने का मन था, न्यूयॉर्क जाने का मन था, लॉस एंजलिस जाने का मन था, मन से घूम लिए, है ना। महसूस कर रहे हैं आंख बंद करके, भाई प्रशांत महासागर किनारे एक बीच पे बैठे हैं, क्या दिक्कत है? चलिए, हमेशा खुश रहिए, जैसे खुशी मिले। अच्छा, नौकरी करना आप क्यों चाहते हैं? आप जॉब लेना क्यों चाहते? कोई आदमी आप यहां तक इस बारिश में पहुंचे हैं, क्यों? क्या वजह है? हम क्यों यहां आए? या वो भाई साहब क्यों यहां आए? सबका अंतिम लक्ष्य क्या है? फाइनली खुशी प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना, अंतिम लक्ष्य वही है। आपने देखा है कि आईएएस को सुसाइड करते हुए? आईएएस को मैंने देखा है, बक्सर के डीएम थे मुकेश कुमार। बक्सर के डीएम मुकेश कुमार 2013 के आईएएस, 14 रैंक आया हुआ लड़का, ट्रेन में कट के सुसाइड कर लेता। सुसाइड नोट में लिखता है कि मेरी माँ और मेरी पत्नी इतना झगड़ते थे, इस झगड़ा को हम सुलझा नहीं पाए और अंत में हम अब जान दे रहे हैं। तो सुख जो है किसी नौकरी में नहीं है और नहीं किसी पैसे में है। सुख यहाँ है, यहाँ एक चिप लगा है जो दुख का भी है सुख का भी है। देख लीजिए कौन सा चिप इस्तेमाल करते हैं आप। तो सब कुछ आनंद के लिए है, तो अंतिम रूप से आनंद प्राप्त कीजिए। खूब पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बड़ों का सम्मान कीजिए, किसी को अपनी तरफ से तकलीफ मत पहुंचाइए, इतना ध्यान रखिए, जीवन में कभी आपका बुरा नहीं होगा, है ना। तो चलिए भैया, विंध्यन पर्वत। तीसरे नंबर पे आते हैं, नंबर 3। कैमरा में आया लेकिन इस पे लाइव नहीं हुआ। नंबर 3 विंध्यन के बाद सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत नाम सुना है ना? अरे 9th 10th क्लास में कविता भी था, सतपुड़ा के घने जंगल, अनमने जंगल, अटपटे जंगल। पढ़ा होगा आपने कविता, हमको याद है, पता नहीं आपको। सतपुड़ा। नंबर 4, अब किस क्लास में था भगवान जाने। नंबर 4 पे पढ़ेंगे हम लोग पश्चिमी घाट। क्या पढ़ेंगे बच्चा? पश्चिमी घाट। और नंबर 5 पे पढ़ेंगे पूर्वी घाट। और नंबर 6 पे पढ़ेंगे
पलनी हिल, पलनी हिल, हिंदी में भी पलनी की पहाड़ी, पलनी की पहाड़ी, ठीक है भाई। और नंबर 7 भी यहां पढ़ेंगे हम लोग, नीलगिरी हिल, नाम सुना होगा आपने, नीलगिरी हिल या नीलगिरी की पहाड़ी, या नीलगिरी के पहाड़ी को नीलगिरी के गांठ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नीलगिरी हिल, नीलगिरी हिल या नीलगिरी नोट, नीलगिरी नोट, नोट टाई आप पहनते हैं ना, टाई, टाई में गांठ बांधते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टाई का नॉट बोलते हैं उसको। तो जब गांठ पड़ जाए उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नॉट। तो नीलगिरी में गांठ पड़ा है, कैसे गांठ पड़ा है बताएंगे बाद में, इसको नोट करिए। यानी कि दक्षिण भारत में लोग पढ़ेंगे अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पलनी हिल और नीलगिरी हिल। समझ में आ गया बात। यही सारा पर्वत हम पढ़ेंगे जब खत्म हो जाए बेहतर तरीके से, मतलब एक बार पढ़ लेंगे तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा भारत में पहाड़ों का बेहतरीन तरीके से। चलिए इसको आप नोट अगर कर लिए तो मिटा दें। हाँ रुक गए भाई, घबराओ मत, सब लोग को साथ लेके चलेंगे, लेकिन कोशिश करिए आप लोग स्पीड बढ़ाने का। अगर हमसे बहुत ज्यादा चाहते हैं आप, अगर हमसे चाहते हैं कि बहुत ज्यादा सर पढ़ा दें और ज्यादा पढ़ा दें, तो जितना तेज लिखिएगा उतना ही ज्यादा पढ़ाएंगे। वैसे वक्त को देखते हुए अगर धीरे कर दीजिएगा आप हमको तो कुछ चीज फिर काटना पड़ जाएगा। चलिए मिटाएं, अब तो मिटाने दो। पड़ोसी से देख लेना, पड़ोसी से। अच्छा हाँ सॉरी। चलिए अगले पेज पे हम लोग आ जाते हैं। अब सही है, कोई बात नहीं, फिर दोबारा करवा देंगे, तुमको लिखवा देंगे। हाँ बताइए, याद दिला दीजिएगा थोड़ा। चलिए एक फोटो बना लीजिए। देखो अगर एग्जाम में अगर आप जाओगे ना, एग्जाम्स वगैरह में जाओगे तो एक क्वेश्चन ये आता है कि पहाड़ों का नाम दे देगा, अब बोलेगा कि इनको अरेंज कीजिए उत्तर से दक्षिण। नाम 4-5 पहाड़, लद्दाख रेंज, पीर पंजाल, के उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है, इस तरीके से सवाल आता है। अगर हम बोले कि आपके बीच में सही क्रम कौन सा है, तो आसपास में बैठे हैं तभी ना पता चले कि मेरे बगल में सीता है, मेरे बगल में गीता है। क्यों, कैसे पता चलेगा मेरे बगल में रमेश है कि दिन है, साथ में बैठिएगा तब ना। तो इन सभी को ग्रुप मैप बनाएंगे, इन सभी पहाड़ों का, उत्तर भारत के पर्वत का एक अलग ग्रुप मैप और दक्षिण भारत के पर्वत का एक अलग ग्रुप मैप बनाएंगे। और ग्रुप मैप बनाएंगे तो पता चल जाएगा कौन किसके उत्तर में और कौन किसके दक्षिण में। तो चलिए पहले उत्तर भारत के पर्वत का ग्रुप मैप बना लिया जाए। उत्तर भारत के पर्वत का ग्रुप मैप बना लिया जाए। अरे भारत जैसा लगना चाहिए, अमेरिका न लगने लगे। इंडिया बने तो इंडिया लगे। अरे अपना देश से प्रेम है ना भाई, अरे देश प्रेम किसको नहीं है। आज हिंदी दिवस भी है, आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। हिंदी में बोले, हिंदी में काम करे और लोगों को भी आवाहित करे कि भैया हिंदी में लोग काम करें। तो हिंदी पे मैं बाद में बोलूंगा, पहले देख लीजिए आप लोग। अच्छा, हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी थी? 1949 में। हिंदी भारत की राजभाषा कब बनी? 1949 में। 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी भारत की क्या बनी थी? राजभाषा। और 1953 से हम लोग क्या मनाते हैं हर साल? हिंदी दिवस। 14 सितंबर को पूछा जाए कब से मना रहे हिंदी दिवस, तो 1953 से। अब पहली बार हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 1949 में। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343 के तहत हिंदी और अंग्रेजी भारत की क्या होगी? राजभाषा। तो भारत की राजभाषा कितना है? 2, हिंदी और अंग्रेजी। भारत की राजभाषा 2, हिंदी और अंग्रेजी। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे देश में अगर कोई काम होगा तो या तो हिंदी में या तो अंग्रेजी में। लेकिन अगर किसी राज्य में काम होता है, किसी स्टेट में काम होता है, तो ये हिंदी अंग्रेजी में से किसी एक को उसको रखना अनिवार्य होगा। दोनों अनिवार्य नहीं है, किसी एक को उसको रखना पड़ेगा और बाकी कोई दूसरा कोई और चुन सकता है। यानी प्रत्येक राज्य की भी राजभाषा होती है। जैसे बिहार की राजभाषा हिंदी और उर्दू है, जैसे उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी और उर्दू है, जैसे उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी और संस्कृत है, जैसे जम्मू कश्मीर की राजभाषा 5 है। पहले 2 ही था, पर इस साल मोदी जी ने 3 और जोड़ दिया। उर्दू, अंग्रेजी, इसके अलावा डोगरी, इसके अलावा लद्दाखी और एक हिंदी। यानी कि जम्मू कश्मीर की 5 राजभाषा है। लेकिन कहा जाता है कि जो देश की राजभाषा जो हिंदी अंग्रेजी है, उनमें से कोई एक आपको
रखना। तमिलनाडु की राजभाषा तमिल और अंग्रेजी है। समझ में आ रहा है बात? किसके तहत? अनुच्छेद 343 के तहत इसको राजभाषा। राजभाषा का मतलब होता है कि ऑफिस में जो काम होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी सरकारी भाषा जो है, सरकारी कामकाज की जो भाषा है, उसी को क्या बोला जाता है? राजभाषा। और भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी और अंग्रेजी, अनुच्छेद 343 के तहत। बाद में पॉलिटी करेंगे, पहले हम लोग इसको देख ले। तो भैया ये है नंबर 1। नंबर 1 पे क्या था उत्तर भारत में? काराकोरम। नंबर 1 पे उत्तर भारत में क्या था जी? काराकोरम। तो आप खुद बताइए मुझे देख के, काराकोरम का विस्तार भारत के कौन से राज्य में लग रहा है भैया? एक तो कश्मीर में, कश्मीर और लद्दाख में, उसके बाद तिब्बत और चीन में है। यानी काराकोरम का विस्तार इंडिया में सिर्फ कहां पर है भैया? कश्मीर में और लद्दाख में है। बाकी तिब्बत में और चीन में है। दूसरे नंबर का जो पहाड़ है वो है, यहां से आया ऐसे, ये नंबर 2 है, ये लद्दाख रेंज है। काराकोरम से लगा हुआ एक पहाड़ है जिसका नाम क्या है भैया? लद्दाख रेंज। काराकोरम बना लीजिए, एक लाइन खींचिए, पूरा पहाड़, ये पहाड़ है भाई, पहाड़ जैसा यहां हम नहीं बना सकते। ये काराकोरम है। ये क्या है? ट्रांस रेंज है। नंबर 2 पर क्या था? ट्रांस। ट्रांस का हिंदी होता पार। किसके पार? हिमालय के उस पार। पार का मतलब हिमालय पार। किसके पार? हिमालय पार। ट्रांस का मतलब होता है पार श्रृंखला। ट्रांस रेंज का हिंदी होता है पार श्रृंखला। हिमालय के पार जितने भी पर्वत हैं सबको क्या बोलते हैं? ट्रांस रेंज। वैसे एक स्पेशली नाम भी दिया जाता है ट्रांस रेंज। अब आइए नंबर 3 पे, ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय बनाइए। ग्रेटर हिमालय नंबर 3 ये है। अब इंडिया के मैप ने बनाए थे क्या अभी तक? अरे भाई, बोले कि देश प्रेम है, जिससे प्रेम होता है उसका फोटो बनाने आना चाहिए। नहीं, प्राचीन काल में अभिनेता जो है गुस्साता था अभिनेत्री से तो आंख में पट्टी बांध कर उसका फोटो बना देता था। नहीं, अब आंख में पट्टी बांध कर फोटो बना रहे, समझिए को गुस्से में है। अब आज तो फोटो बनाने का प्रचलन खत्म हो गया, सेल्फी चलता है ना? अरे वैसे कैसे काम चलेगा? कितना बढ़िया भारत का नक्शा है, देखिए तो, आराम से बनाइए। हम पहले बना देते हैं, पहले इंडिया का मैप आप बना लीजिए, उसके बाद लाइन खींचिएगा। बनाओ भाई बनाओ सब। हाँ ठीक, जैसा बना लिए सब ठीक है, बनाइए अब इसको। भैया ये क्या बनाए हम? नंबर 1 काराकोरम। ये क्या है? नंबर 2 ट्रांस। और उसी के जस्ट नीचे शुरू कीजिए, एक पर्वत आया, ये हो गया आपको ग्रेटर हिमालय। नंबर 3 ग्रेटर हिमालय। बना लो, यहां तक बनाओ पहले, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी बनाओ भाई, इसमें टाइम मत लगाओ, ये सब चीज में टाइम लगाने वाला नहीं है। नंबर 3 ग्रेटर हिमालय। अच्छा देख के इधर बताओ तुम लोग, सभी लोग यहां देखो, ग्रेटर हिमालय का विस्तार कहां कहां दिखाई दे रहा है आपको? एक तो जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है, दूसरा हिमाचल प्रदेश में, फिर उत्तराखंड में, फिर नेपाल में, और फिर सिक्किम में, और उसके बाद भूटान में, और फिर अरुणाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है ना। यानी ग्रेटर हिमालय का विस्तार भारत के कई राज्यों में है। जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है भाई, देखो ना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम। ये कौन सा राज्य है? सिक्किम। उसके बाद भूटान और फिर अरुणाचल प्रदेश। कम से कम राज्य की जानकारी तो होना चाहिए ना, आपका कौन सा राज्य कहाँ है। कल को भारत के प्रधानमंत्री बन जाएगा तो क्या होगा? है क्या? कोई बात नहीं। हाँ, अब आइए, हम आपको आईएएस के रूप में देख रहे हैं। उसके बाद ये नंबर 3 देखो भाई, ये नंबर क्या है? 4। नंबर 4 इसमें बना देता हूं, ये नंबर 4 है। ये नंबर 4 मतलब क्या? मिडिल हिमालय। 4 नंबर पे क्या है जी? मिडिल हिमालय। नंबर 4 पे क्या है? मिडिल हिमालय का भी विस्तार लगभग वही है जहां ग्रेटर हिमालय का है। जहां जहां विस्तार ग्रेटर हिमालय का है, लगभग वही वही विस्तार किसका है? मिडिल हिमालय का। और सबसे लास्ट में यहीं से शुरू होता है नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा। यहां पर किसका सीमा लगेगा जी? यूपी का। यहां पर किसका लगेगा? बिहार का। नेपाल से बिहार का भी बाउंड्री लगता है और नेपाल से उत्तर प्रदेश का भी सीमा लगता है। तो भैया जो अंतिम पर्वत है शिवालिक पर्वत, शिवालिक पर्वत का विस्तार भी कहां है बताओ? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल, बिहार और नेपाल, सिक्किम और पश्चिम, यहाँ पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। सिक्किम और पश्चिम बंगाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, असम।
देख रहे हो ना भाई, तो नंबर 5 हो गया। नंबर 5 पे क्या है, अभी यही नहीं पढ़ा रहे, शिवालिक अलग से भी पढ़ाएंगे हम, वहां बताएंगे कहां कहां विस्तृत है। अभी तत्काल केवल दिखा रहा हूं कि कहां है। हो गया शिवालिक। नंबर 5 में कौन सा था, शिवालिक। और नंबर 6 यहां पर है बच्चा, देख लो नंबर 6 यहां पर है। ये नंबर 6 पूर्वांचल रेंज या पूर्वांचल हिमालय। नंबर 6 इसी से परपेंडिकुलर एक लाइन खींचिए, ये पूर्वांचल हिमालय है। अब बताओ उत्तर से दक्षिण रेंज करने कहेगा तो कर दोगे। नक्शा में ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, और नीचे क्या होता है, साउथ। तो सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके बाद ट्रांस, उसके दक्षिण में ग्रेटर हिमालय, उसके दक्षिण में मिडिल हिमालय, उसके दक्षिण में शिवालिक हिमालय, उसके दक्षिण में बोलो पूर्वांचल हिमालय। क्लियर है। यानी कि हम जो नंबरिंग किए थे एकदम से उत्तर से दक्षिणी नंबर हम लोग दिए थे, जो नंबर दिए थे उत्तर से दक्षिण हम लोग अरेंज करके ही नंबर दिए थे। कोई दिक्कत, नींद आने लगा क्या, सुबह सुबह ही भोजन करके आ गए, जम्हाई ले रहे हैं मतलब नींद आ रहा है। हो गया क्लियर। अब दो दक्षिण भारत का बना लें, इसको बन गया, इसको तो बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ क्या बच्चा, 6 नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब 7 सिस्टर के जो राज्य है ना वहीं पर है। बनाओ बनाओ भाई बनाओ जल्दी। अब हम बना देते अगर 1-2 विद्यार्थी होता तो, लेकिन अब सब कहे सर हमारा ही बना दीजिए, तो फिर कहां से पॉसिबल हो पाएगा। पता चला कि फोटो बनाते बनाते 1.5 घंटा निकल गया। हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी, आप परेशान हैं वो मैप को लेकर के। देखो भाई नक्शा अलग से भी हम पढ़ाते, आप चाहोगे तो हम कहेंगे भैया ऐसा करते हैं बेटा सैटरडे संडे तुम लोग को मैपिंग का क्लास करवाते हैं। हम बात कर भैया ये मैपिंग हो रहा है, मैपिंग नहीं हो रहा है, अरे मैप नहीं है, करवा देंगे अलग से, टेंशन मत लो, हम रिक्वेस्ट करेंगे। हो गया, अरे बन गया सबका उधर, चलिए मिटा दे। मिटाना नहीं, अगला पेज पे आ जाना है। अगला पेज फिर कैसे आएगा, ये तो आ गए, फिर प्लस करना होगा। ओ आइए चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला पॉइंट पे आते हैं। सुनो दक्षिण भारत के पर्वत का भी एक मैप बना लो बच्चा। दक्षिण भारत के पर्वत के लिए भी एक मैप बनाओ। दक्षिण में तो आसान है, बन जाएगा। अरे उत्तर दक्षिण में ऐसे ऐसे भी कर दोगे तो काम चल जाएगा। हाँ हाँ वही तो है। अरे तो ये भाई ये बताएंगे अलग से, काराकोरम जब पढ़ाएंगे ना तो अभी भी तो बतेबे किए इसका विस्तार जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक है, चीन तक है, ये तो बताया ही, लेकिन अलग से भी पढ़ाएंगे ना फोटो बना के। ये तो खाली मैप में अरेंज करना बता दिए, कौन उत्तर में है कौन दक्षिण, बस इतने बताए हैं। अभी काहे चिंता में आप हैं, आपकी सारी चिंता हमारे क्लास के बाद धीरे धीरे दूर हो जाएगी। चलिए आओ भैया, बन गया ये वाला, ये बनाए आउटलाइन बना दिए। चलो देखो ये पर्वत है नंबर 1, ये कौन सा पर्वत है। अब 1 मतलब कौन, नंबर 1 पे क्या लिखे थे, अरावली। नंबर 1 पे अरावली। अरावली दुनिया की सबसे प्राचीनतम मोरदार पर्वत है। पूछा जाए दुनिया के सबसे पुराना पर्वत का नाम बताओ तो क्या बताओगे, अरावली। विश्व का सबसे पुराना पर्वत अरावली, एकदम याद कर लो। लेकिन आज क्या है, घिस करके इतना नीचे रह गया कि लोग उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ये वही अरावली है जिसका विस्तार, अभी सुन लो बाद में फिर कहोगे सर बताया नहीं। ये वही अरावली है जिसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली के जेएनयू तक है। जेएनयू का नाम सुना है, अरे कन्हैया कुमार जहां से हैं, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। और सर वहीं तक क्यों है, अरे भाई इसका विस्तार हरियाणा तक था, गुजरात से लेके हरियाणा के गुड़गांव और हिसार तक था। लेकिन ये पर्वत इतना घिस गया, इतना कट गया, ये कटते कटते इस पहाड़, वहां पहाड़ हरियाणा में बचा ही नहीं। और उस पहाड़ पे लोग फ्लैट बना लिए, बिल्डिंग बना लिए। आप गुड़गांव जाइएगा ना तो नया गुड़गांव जो बसा है एकदम लगेगा आपको कि न्यूयॉर्क में आ गए। इतना बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, बीच से मेट्रो क्रॉस कर रही है। हम पढ़ाए हैं गुड़गांव 2 साल, तो बहुत बेहतरीन नया गुड़गांव अरावली पर बसा हुआ है। पूरा अरावली पर्वत पर बिल्डिंग बन गया। वहीं पर सामने में जाइएगा तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी उसी पहाड़ पे है। अगर देखिएगा उधर तो पालम एयरपोर्ट भी उसी पहाड़ पर है। पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी भी उसी पहाड़ पर है। लेकिन वहां पहाड़ अब दिखता नहीं है, बल्कि वो पहाड़ खत्म हो गया, लोग उस पर बिल्डिंग काट लिए। अपना बिल्डर्स लोग उसको लेकर के बिल्डिंग बना के बेच रहे हैं फ्लैट। तो भैया अब फ्लैट बेच के क्या कर दिए,
पहाड़ को ही फ्लैट कर दिए, पहाड़ को ही क्या कर दिए, फ्लैट कर दिए। तो इसका विस्तार कहां से कहां तक, गुजरात से लेकर दिल्ली के जेएनयू तक, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के जेएनयू। बच्चा आपने सुना होगा राष्ट्रपति भवन का नाम, राष्ट्रपति भवन कौन से हिल पे है, रायसीना हिल, सुना है ना, नहीं सुना है तो सुन लो। राष्ट्रपति भवन एक पहाड़ी पर है, आप इंडिया गेट से सामने खड़ा होकर देखोगे ना, राष्ट्रपति भवन सामने 1 किलोमीटर दूरी है, 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन है, खड़ा होकर देखो तो ऊंचाई पर दिखता है ना। तो राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है, रायसीना हिल। और रायसीना हिल किसका हिस्सा है, अरावली पर्वत का। बात क्लियर हुआ, ये सब अलग से पढ़ाएंगे, अभी केवल मैपिंग दिखा रहे हैं कहां से कहां कौन पहाड़ है। ये नंबर 2 यानी विंध्यन, यानी विंध्यन पर्वत, विंध्याचल पर्वत जो यूपी में आप सुने हैं, विंध्याचल देवी का मंदिर, वो यूपी में नहीं है, केवल यूपी में नहीं है, बल्कि गुजरात से शुरू होकर कहां तक है, झारखंड तक। यानी विंध्यन पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है, गुजरात से बोलो झारखंड। अरे आपने देखा है बिहार में कैमूर की पहाड़ी, नाम सुना है, अरे बिहार में जो कैमूर की पहाड़ी है वो विंध्यन पर्वत का हिस्सा है ना। गया में जो पहाड़ आप देखते हैं, बराबर में जो पहाड़ आप, बराबर की पहाड़ी, नागार्जुन की पहाड़ी, रामशिला पहाड़ी, भूथा पहाड़ी, ब्रह्मजोनी पहाड़ी, रामशिला पहाड़ी गया में है ना जी, कोई गया से नहीं है गया, अरे गया से कोई हो, गया से कोई नहीं, सब नील, गया नील हो गया, तुम हो। अरे जहानाबाद से कोई, बराबर पहाड़ी वाला कोई नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तुम हो जी, बराबर घर है तुम्हारा, चलो बताओ बराबर वाला मिला ना, चलो कोई बात नहीं। तो जो बराबर पहाड़ी देख रहे हो ना, ये विंध्यन पर्वत का हिस्सा है, किसका हिस्सा है, अरे बोलो ना भाई, विंध्यन पर्वत। अरे भाई इसके बाद है नंबर 4, सॉरी नंबर 3, सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार भी गुजरात से लेके कहां तक, झारखंड तक। सतपुड़ा विंध्यन दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, सतपुड़ा विंध्यन दोनों एक दूसरे के क्या है जी, पैरेलल। और आपको पता है ना कि सतपुड़ा और विंध्यन के बीच का जो हिस्सा है, ये जो सतपुड़ा विंध्यन के बीच का हिस्सा देख रहे हैं आप, सतपुड़ा और विंध्यन के जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं, उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी, अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्ट वैली। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी। अब सुना होगा एक क्वेश्चन आपने कि भारत में कौन कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती, क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में कि भारत में कौन कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है। तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है, भारत में कौन कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्यन के बीच से बह रही है, कौन कौन सी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। ये चलता हुआ जीके है, नोट कर लीजिएगा। क्या भैया कि भारत में कौन कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली, क्वेश्चन आ जाए रिफ्ट वैली क्या है, तो सतपुड़ा और विंध्यन के बीच का जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी या क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैली। इंडिया में रिफ्ट वैली से होकर, भ्रंश घाटी से होकर या सतपुड़ा विंध्यन के बीच से कौन सी नदी बहती है, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, दामोदर नदी, 2 और 3, ये विंध्यन हो गया, ये सतपुड़ा हो गया। अगला आते हैं ये पश्चिमी घाट, नंबर 4 पश्चिमी घाट, नंबर 5 पूर्वी घाट। देखो पश्चिमी घाट नीचे तक है भाई, पश्चिमी घाट का जो है वो कहां तक है, नीचे तक जो आप देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट है। लेकिन पूर्वी घाट जो है नंबर 5 वाला, नंबर 5 पे क्या था, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है बच्चा वो यहीं पर आगे खत्म हो जा रहा है, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट यहीं पर आगे समाप्त हो जा रहा है। पश्चिमी घाट नीचे तक है लेकिन पूर्वी घाट यहीं खत्म हो जा रहा है। और इसी के साथ लगा हुआ एक और पहाड़ है नंबर 6, इसको बोलते हैं पलनी की पहाड़ी। क्या बोलते हैं भैया, पलनी हिल, पलनी नंबर 6। बस इतना ही, ये जो लाइन मैंने खींचा बस इतना ही पलनी हिल है। अभी दरोगा का पेपर हुआ है, दरोगा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मेंस हुआ है, उसमें सवाल पूछा था कि थाई पूसम महोत्सव कहां मनाया जाता है इंडिया में। इंडिया में कौन सा जगह है जहां थाई पूसम त्योहार मनाया जाता है। 2 सप्ताह पहले हुआ है इन्फोर्समेंट दरोगा का मेंस बिहार में, उसमें क्वेश्चन आया था ये वाला कि थाई पूसम त्योहार किस राज्य का त्योहार है। ऑप्शन होगा, आंसर होगा तमिलनाडु। किसका है भैया, तमिलनाडु। और तमिलनाडु में भी पलनी के पहाड़ी के जो लोग हैं, इस पहाड़ी में जो लोग रहते हैं वही लोग स्पेशली थाई पूसम त्योहार मनाते हैं। तो थाई पूसम त्योहार किस पहाड़ी के लोग मनाते हैं, पलनी के पहाड़ी के लोग मनाते हैं। यही पलनी की पहाड़ी, आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट्स कि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी ये तीनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। अरे भैया ये तीनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, तीनों एक बिंदु पर मिल रहे हैं। इस बिंदु को बोला जाता है
देखो ये अलगे परेशान किया हुआ है। उलट के लिखे, बड़ा बढ़िया है, दोनों तरफ से लिखे। चलो भैया, ये जो है इसका नाम है नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल या नीलगिरी नोट लिखवाया था ना जी। अरे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी जहां मिल रहे हैं उसे नीलगिरी हिल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन आ जाए नीलगिरी क्या है तो बोलेंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पलनी जिस स्थान पर मिलते हैं उसे नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। सुन लो, 60वीं 62वीं बीपीएससी, 60वीं से 62वीं बीपीएससी में क्वेश्चन प्रीवियस पेपर अगर आपका होगा बीपीएससी का तो निकालिएगा, वहां पूछा हुआ सवाल है कि जहां पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट मिलते हैं उस जगह को क्या कहते हैं। क्वेश्चन यही था, तो क्या आंसर होगा नीलगिरी। यही नंबर 7 है। मैं बता दूं आपको कि नीलगिरी की पहाड़ी पूछा जाए अगर आपसे किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट का कि पूर्वी घाट का कि पलनी हिल का, किसी का हिस्सा नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी का हिस्सा नहीं, स्वतंत्र पहाड़ है। नीलगिरी की पहाड़ी एक स्वतंत्र पहाड़ी है जिसमें तीनों आके मिलते हैं। भले ही ये बोलते हैं कि जहां पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पलनी मिलते हैं उसको नीलगिरी कहते हैं, लेकिन नीलगिरी किसी का हिस्सा नहीं है। नीलगिरी एक स्वतंत्र पहाड़ है जहां पश्चिमी घाट भी मिलते हैं, पूर्वी घाट भी मिलते हैं और पलनी हिल। नीलगिरी किसी का भाग नहीं है। क्लियर है। अब आइए, ये जो नीलगिरी आप देख रहे हो, थोड़ा सा और, ये जो नीलगिरी आप देख रहे हो इधर से कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। यहाँ कौन सा राज्य है जी, और ये कौन सा राज्य है, केरल। इधर कौन सा राज्य, कर्नाटक। इधर कर्नाटक, इधर केरला, इधर तमिलनाडु। देखो मैप क्लियर हो रहा है आप लोगों का। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। पूछा जाए नीलगिरी किस राज्य में है तो कर्नाटक में भी उसका हिस्सा पड़ेगा। इधर से आओगे तो कर्नाटक में भी पड़ेगा, इधर से आओगे तो केरल में भी पड़ेगा, इधर से आओगे तो तमिलनाडु में भी पड़ेगा। नीलगिरी का जो विस्तार है वो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। केरला लिख लीजिए, नीलगिरी जहां लिखे हैं आप वहां बगल में लिख दीजिए केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वत का विस्तार कौन कौन से राज्य में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। नीलगिरी का विस्तार कौन कौन से राज्य में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। और सुन लो बच्चा, नीलगिरी पर आपने सुना होगा एक हिल स्टेशन भी है जिसका नाम है ऊटी। ऊटी का नाम सुना है आप लोगों ने। कुछ लोग तो बोलते हैं ऊटी उत्तराखंड में है। हिल स्टेशन के नाम सुनते लगते हैं उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में होगा, नहीं, तमिलनाडु में है। नीलगिरी गांठ पर एक हिल स्टेशन यहां भी है तमिलनाडु में जिसका नाम है ऊटी। ऊटी, ऊटी का मतलब उटक मंडलम। ऊटी का पूरा नाम उटक मंडलम। ऊटी को जानते हैं हम उटक मंडलम, प्यार से बोलते हैं ऊटी, नहीं होता बड़ा नाम है ना, तो छोटा करके बोलते हैं। नहीं, धीरेन्द्र नाम है तो बोलते हैं धीरू। तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। नीलगिरी गांठ के ऊपर ऊटी है। ऊटी नाम का हिल स्टेशन कहां है, तमिलनाडु में है। और किस चीज पर है तो नीलगिरी के पहाड़ी के ऊपर है। नीलगिरी के पहाड़ी के ऊपर कौन सा हिल स्टेशन है भैया, ऊटी। आज के बाद उत्तराखंड मत बोल देना, बहुत लोग ऊटी, कुल्लू, मनाली सब उत्तराखंड में मार देते हैं लोग, लेकिन ऊटी कहाँ है, तमिलनाडु में। कुल्लू मनाली है उत्तराखंड में, लेकिन ऊटी कहाँ है भैया, तमिलनाडु में, नीलगिरी के पहाड़ी के ऊपर। अब कोई दिक्कत, ऊटी क्या बोलते हैं प्यार से, अब गुस्सा में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, उटक मंडलम। नहीं, फिल्म में होता मिस्टर प्यारे मोहन पाठक, आज मैं छोड़ूंगा नहीं, गुस्सा में है तो। अब ऐसे क्या बोल रहे हैं, पीएम पाठक, है ना। तो जितना ज्यादा प्यार उतना ही नाम छोटा। अब बहुत ज्यादा प्यार उमड़ गया तो आवाजें गायब, पता नहीं चल रहा बोले क्या। चलो मिटाए भैया, प्लस कर लेते हैं, सही बोले, प्लस आ गया, बड़ा खुशी मिल रहा है। चलो भाई, इसी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज ऑटो में आ रहे थे तो एक आदमी ने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, सर गूगल पे कर देते हैं, हमको 100 रुपया दे दीजिए। हम देखिए फायदा है, हर जगह बैंक। ऑटो वाला बोला भैया तुम दे दो हमको, तो ऑटो वाला बोला कि हम 100 रुपया दे सकते हैं बस, बोला 500 की जरूरत है, सर आपको कर देते हैं, दे दीजिए, हम दे दिए। तो कहने का मतलब आज डिजिटल युग, मोदी जी का जमाना है। डिजिटल इंडिया का जितना प्रचार मोदी जी ने किया किसी सरकार ने नहीं किया। मैं मोदी जी का फैन नहीं हूं, जहां पर सरकार का पॉजिटिव बात रहेगा बोलना पड़ेगा, और जहां निगेटिव रहेगा वहां भी खुल के बोलेंगे। देश नीति बिल्कुल गड़बड़ है, सारी वैकेंसी खा गए, कहां मिल गए पता नहीं चल रहा है। चलिए बुरा ना मानना भाई। अब एक चित्र बनाने जा रहा हूं, बहुत बेहतरीन, बहुत नॉलेजेबल,
थोड़ा संभल के आराम से बनाना। आपका कॉपी थोड़ा लेंगे, देखो कॉपी को ऐसे पैरेलल कर लेना, कॉपी को ऐसे मत रखना, ऐसे कर लेना, क्योंकि मैप बनेगा यहां से लेके यहां तक। क्लियर है? और सुनो, और जो इंडिया का मैप हम बनाएंगे वो बनाना इस तरफ, मतलब कि अपने अपने तरफ देखोगे अगर ऐसे तो क्या हो जाएगा, बाएं साइड, बाएं साइड, बाएं साइड में नीचे बना इंडिया का मैप, बाएं साइड में, ऊपर में भी चूंकि हमको जगह चाहिए, थोड़ा नीचे आके बनाना और थोड़ा छोटा बनाना, एकदम से बड़ा भी नहीं, एकदम छोटा इंडिया बनाना, एकदम जितना छोटा बना सकते हो। और इधर में हमको काफी जगह चाहिए और ऊपर में भी हमको जगह चाहिए। मैं बता दिया, पहले मैं बनाता हूं उसके बाद आप बनाइएगा। देखो भाई, देख रहे हो ना, बोर्ड का जिस हिस्सा में हम बना रहे हैं, जितना दूर में, बोर्ड के जितना दूर में हम भारत का नक्शा बनाए हैं, देखो भाई जितना दूर में हम बनाए हैं, आप कॉपी को उसी हिसाब से बना लीजिए भारत का नक्शा। ऊपर में भी हमको जगह चाहिए, इधर भी काफी जगह चाहिए। और बनाइए, पहले बनाइए, इतना बनाओ भाई बनाओ, इसमें बहुत बड़ा नॉलेज मिलने जा रहा है। इसमें जो हाँ परम कोना में नीचे, नीचे, हाँ इधर इस साइड, अरे इस साइड बनाओ, हाँ नीचे, हाँ देखो ना बगल को बताएं पड़ोसी को। अरे इंडिया से इस बार हमको इतना ज्यादा मतलब नहीं है, हम विदेश से यात्रा पर आपको ले चल रहे हैं, खाली इंडिया के पहाड़ घूमिएगा तो आप विदेश से यात्रा पर भी आपको ले चल रहे हैं। मतलब ये बहुत बेहतरीन मैप है, ये मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन मैप है और आपके जीवन का भी बेहतरीन मैप होगा। ये मैप केवल हम ही बनाते हैं इस पूरे मार्केट में, और कोई नहीं बनाता। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ टेक्निकल लगा हुआ है, मैंने हम जानते हैं केवल, हम अपने से बनाए हैं, अपना याद करने के लिए। जब पढ़ते थे ना, इसको डेवलप किए थे अपने लिए। हमारे गुरु रहे हैं माजिद हुसैन, नाम सुना है आपने? माजिद हुसैन भूगोल की किताब भी लिखते हैं, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल ज्योग्राफी उनकी किताब, मानव भूगोल, थॉट उनकी किताबें आती हैं। तो डेथ कर गए। हमारे गुरु रहे दिल्ली में, हम उनसे 3 महीना ट्यूशन पढ़े थे। भूगोल हमको 3 महीना सर पढ़ाए थे, पर मुझे भूगोल पहले से भी आता था। हम केवल मेंस की क्लास करने यूपीएससी मेंस के लिए उनके पास गए थे। उससे पहले हमें एक टीचर पढ़ाए थे, बेसिक टीचर, हमारे गांव में बगल में ही रहते थे। वो हमको ज्योग्राफी मूल रूप से सिखाए थे, लेकिन उसको एडवांस करने के लिए प्रोफेसर माजिद हुसैन के पास मैंने कोचिंग ली थी। तो गुरु जो भी होता है इंसान के पास, अपने गुरुओं का ही तो दिया हुआ होता है। कुछ अपने भी लोग सीखता है अपने अनुभव से, पर 80% उसके टीचर का ही होता है। क्यों जी, मानते हैं ऐसा? तभी ना गुरु के बारे में कहते हैं गुरु कभी मरता नहीं है। जब तक उसके विचार और ज्ञान आगे प्रोसीड करता रहेगा, तब तक वो क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। क्यों जी, गलत बोल रहा हूं तो बताओ? अब आज के युग में प्रोफेशनल हो गए सभी लोग। बच्चा भी बिजनेस समझ के पैसा दे रहा है, दिए हैं तो कोर्स कंप्लीट करवाइए कि नहीं करवाइएगा। मास्टर का एक्सीडेंट हो गया, एक बार क्या हुआ कि मास्टर का एक्सीडेंट हो गया कि सर आए नहीं, अरे सर का डेथ हो गया भाई, एक्सीडेंट हो गया था। तब हम लोग भूगोल कौन पढ़ाएगा? से अब टीचर लाइए, पैसा दिया हूं आपको, मैंने कोई सहानुभूति नहीं है। ठीक है, मर गए, बड़ा दुख हो रहा है हमको भी, लेकिन अब भूगोल तो खत्म कराना होगा ना आपको भाई, बताइए। ये तो एक समय था कि जब अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया थे, पता होना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मुख्य रूप से रहते थे, पढ़ाएंगे इतिहास वाले सर। भैया अमीर खुसरो के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया। जब औलिया मरते हैं जिस दिन, उसी दिन कहते हैं कि अमीर खुसरो भी मर जाते हैं, टेंशन में, गुरु के सदमा में मर जाते हैं। अब मरते मरते बोलते हैं कि गोरी सोवे सेज पर, गोरी माने कोई लड़की नहीं, गोरी माने गुरु, ये एक तरह से निर्गुण है। गोरी सोवे सेज पर, ये अमीर खुसरो का लाइन है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, मुंह पर कैसे क्या डाल लिया है? केस। केस मतलब चादर, पर्दा डाल लिया है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस, रैन माने अंधेरा। गुरु अब सो गया है, पर्दा डाल लिया। जब तक गुरु जिंदा था तो प्रकाश था, अब अंधेरा हो गया, अब इस जगह पे रहने की जरूरत नहीं है, अब चलो अपने घर। चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौदेस, बिरहा रैन सुहाग की जागी पी के संग, मन मेरा तन पीयू का दो भय एक रंग। बहुत लंबा लाइन है ये, गुरु के लिए सब कुछ है। तो ये गुरु प्रेम था। आज क्या है, गुरु मर गए तो अरे अब ज्योग्राफी कैसे खत्म होगा, वो टेंशन है। गुरु मर गए उसकी टेंशन नहीं है, गुरु का अब भैया ज्योग्राफी कैसे खत्म होगा। आ जाओ, चलो भैया ये देखो, आपको मैंने सुनो, आपको अभी बताया था, पिछला पेज कहाँ गया? हाँ, ये जो बताया था आप लोगों को कि यहाँ पर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पलनी हिल, देखो इधर
जहां मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? नीलगिरी गांठ। क्या बोलते हैं? गांठ। उसी प्रकार से यहां भी एक गांठ पड़ गया है, यहां भी, यानी इंडिया, इधर कौन सा देश है? इंडिया। इधर कौन सा देश है? पाकिस्तान। इधर कौन सा देश है? अफगानिस्तान। इधर कौन है? तुर्कमेनिस्तान। इधर चीन। क्लियर है? तो चीन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के सीमा पर भी एक गांठ है। गांठ क्यों पड़ा? क्योंकि यहां भी कई सारे पर्वत आके मिलते हैं, यहां भी कई सारे पर्वत आके मिलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया गांठ। इस गांठ का नाम अभी लिखिएगा मत आप लोग, इसको बोलते हैं पामीर नोट। पामीर नोट या पामीर प्लेट्यू, नाम सुना होगा आपने। पामीर गांठ या पामीर का पठार, पामीर गांठ या पामीर का पठार, नाम सुना है? ये पामीर है, इसको दुनिया की छत भी कहते हैं। लिखवाएंगे, अभी मत लिखिएगा, अभी फोटो बना लीजिए। यहां से एक पर्वत आके मिला, चीन की तरफ से एक पर्वत इसमें आके मिला, एक और पर्वत चीन की तरफ से मिला, और एक पर्वत, इसको तो पहचान रहे होंगे आप। अरे इसको पहचान रहे? काराकोरम, यानी काराकोरम पर्वत भी इसी गांठ में आके मिल गया। ये चीन की तरफ से जो आ रहा है इसी गांठ में मिला। चीन की तरफ से एक और पर्वत मिला, इसका नाम हम लिखेंगे, इसका नाम है तिएन सिएन पर्वत। तिएन सिएन लिख देता हूं। अरे चीन का नाम न जानते हैं? सी जिनपिंग, ली कचियांग, ये सब क्या है? जापान वाला ठीको है थोड़ा, अकिहितो, मचीको। जापान के पूर्व राजा का नाम क्या था? अकिहितो। अब तो नोरुहितो है। जापान के वर्तमान सम्राट कौन है? करंट में पूछा जाएगा भाई, जापान के वर्तमान सम्राट कौन है? नोरुहितो। उनके पिताजी थे अकिहितो, अकिहितो के पत्नी का नाम था मचीको, है ना? रियल बात है, यानी उनकी जो नोरुहितो की मम्मी थी उनका नाम क्या था? मचीको, है ना? यानी पता नहीं चलेगा कौन लड़का है कौन है ना, बताना पड़ेगा। खैर, तो एक काराकोरम है, ये तिएनसियन है, ये इसका नाम है कुनलून। देख रहे कितना बढ़िया नाम है, कुनलून। कुनलून पर्वत, ये कौन सा पहाड़ है जी? कुनलून। ये कौन सा पहाड़ है जी? तिएनसियन। सीधे क्वेश्चन आता है कि तिएनसियन पर्वत कहाँ है, कुनलून पर्वत कहाँ है? तो दोनों कहाँ है भैया? चीन में। कंप्लीटली चीन में, जगह कम है इसलिए सी लिख देता हूं, चीन में। आई काराकोरम इंडिया और चीन दोनों में है। क्लियर है भाई? अब सुनो, एक पहाड़ यहां भी है। अब कहिए कि इसका नाम कहां लिखेंगे सर? जगह तो नहीं बचा, आपका भी नहीं बचा, कुछ नहीं, नीचे ऊपर कहीं जगह खाली हो लिख दो। इसका नाम इधर मत लिखना, लेकिन इधर फोटो बनाना है हमको। देखो, इसका नाम है अराकान योमा। अराकान योमा, अराकान योमा पर्वत लिखो। किस, सुनो भाई, इंडिया के इस साइड कौन सा देश है? कौन सा देश है? म्यांमार। तो म्यांमार में कौन सा पर्वत है भाई? अराकान योमा पर्वत। कोई टाइम हमको बता देना, थोड़ा टाइम बता देना थोड़ा। अच्छा, कहां लिखा है? 10:04। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। गांठ में ना मिला, ये सब मिलेगा जरूरी नहीं है, हम उसको मिलता नहीं है। वो ग्रेटर हिमालय का भाग है। ये जो अराकान योमा पर्वत देख रहे हैं म्यांमार में ना, ये जो महान हिमालय अब बता रहे थे हम आपको, बताए ना अभी थोड़ा देर पहले, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय आपको बताया, इसका भाग है ये, ग्रेटर हिमालय का भाग है वो। क्लियर है? वो नहीं मिलता है। तो भाई अराकान योमा पर्वत कहाँ है? म्यांमार में। इधर कौन सा देश है? म्यांमार, बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। रंगून इसकी कमिन कमिन, बड़ा समय से आ गए। अच्छा आइए आइए, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था इसलिए बोल दिया। बैठिए। अराकान योमा, अरे भाई, और मेन रबड़ लेना हम चाह न रहे। अराकान, अराकान योमा, अराकान योमा कहाँ है भाई? म्यांमार में। आज से 2 साल पहले एयरफोर्स कैट का एग्जाम हुआ था, एफ कैट, नाम सुना होगा आपने। उसमें सीधे क्वेश्चन आया था कि अराकान योमा पर्वत किस देश में है? तो क्या आंसर दीजिएगा? बोलो, म्यांमार या बर्मा में है। क्लियर है? अराकान योमा पर्वत कहाँ है जी? म्यांमार या बर्मा में है, कोई दिक्कत नहीं है। तिएनसियन और कुनलुन पर्वत कहाँ है? चीन में। और काराकोरम कहाँ है? इंडिया और चीन। समझ में आ रहा है सबको? ये सब जहां मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? अराकान योमा।
अराकान योमा, आप ऐसा बनाए हैं बीच में भारत कि हमको न लगता है कि आप पार पाइएगा, आप पहाड़े में भूला जाइएगा। हाँ हट गए भाई। अब देख लीजिए कैसे आप पार पाते हैं, अब भगवान जाने। जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको मानवे नहीं किए, कॉपी के बीचों बीच बना लिए। जहां बनाइए अब आपकी मर्जी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसके फोटो खींच लीजिएगा, इसका घर पे जाके भी बना लीजिएगा, मतलब हम बोल रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फोटो खींच के रख लीजिएगा, बाद में बना लीजिएगा। जिससे ना बने इसका फोटो खींच लेगा भाई, हैं? हो गया ना, ये समझ गए ना। अभी आगे बढ़ेंगे, रुक जाइए। अब सुनो भाई, इधर देख लो, बना लिए तो देख लो भागो। देखो, दो पहाड़ों के बीच एक प्लेन एरिया होता है। दो पहाड़ के बीच में क्या होता है, एक टेबुलिस एरिया होता है, एक प्लेन एरिया होता है, जिसको हम पठार कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पठार। प्लेन एरिया को क्या बोलते हैं, टेबल जैसा एरिया को क्या बोलते हैं, पठार। तो कुनलुन और काराकोरम के बीच में एक पठार है। कुनलुन और काराकोरम के बीच में एक पठार है, इसका नाम है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, तिब्बत का पठार। नाम सुने होंगे आप लोग, तिब्बत का पठार। अंग्रेजी में लिख दीजिएगा प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। अंग्रेजी वाले बच्चों उसको लिखिए, जगह कम बचा है क्या, आप तो ही पीछे ही बैठे थे, पता नहीं क्या करिएगा, कैसे बनेगा, कैसे काम चलेगा। इतना देरी लगाइएगा, इतना देर लगाइएगा, दूध बस जल्दीबाजी करिए। चलिए, क्लियर है, हो गया। अरे बना लिए बाबू। अरे इससे भी धीरे चले, कि इससे धीरे क्या चल सकते हैं, ज्यादा फास्ट तो ना हो रहा है। सुनो बच्चा, तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार किन पहाड़ों के बीच है, कुनलुन और काराकोरम के बीच में है। अब आप कहिए सर कुनलुन और तिएनसियन के बीच में भी तो एक प्लेन एरिया होगा। जब आप बोल रहे हैं कि दो पहाड़ों के बीच एक प्लेन एरिया होता है, इसका मतलब इसके बीच में भी एक पठार होगा। बिल्कुल है इसके बीच पठार, इसका नाम है यूनान का पठार। यूनान, यूनान वो नहीं, देश यूनान अलग है, यूनान यूरोप में है, वो देश यूनान है, ये पठार का नाम है यूनान का पठार। यूनान का पठार, क्या नाम है इसका, यूनान का पठार। यानी तिएनसियन और कुनलुन के बीच में जो पहाड़ है, पठार है, उसे क्या बोलते हैं, यूनान का पठार। समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, पीछे आए उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा क्लास अब जहां से आइएगा वहीं से समझ में आने लगेगा, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। क्लियर है, अरे बाबू सबका क्लियर है इधर एकदम, थोड़ा आवाज से लग रहा है क्लियर नहीं है। आप लोग थोड़ा सा स्माइल भी दे दिए, थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए। अभी क्या बोला, आनंद। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, आप क्यों नौकरी लेना चाहते हैं, आनंद के लिए, खुशी के लिए। ऐसा नहीं कि रोने के लिए कोई रोने के लिए, दुखी के लिए नौकरी लेता है, तबे ना बढ़िया पोस्ट, लूटे वाला पोस्ट डालता है पहले आदमी, है ना, कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे भाई, ताकि उसमें पूरा रुपया का बोरा में भर के रोज पैसा ले आएंगे। जैसे हमसे लोग कहा, इस बार बीपीएससी का इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू में आपको डालना पड़ता है पोस्ट प्रेफरेंस, सबसे पहले इंटरव्यू में डालना होता है, पहले नहीं मिलता है वो डालने का, जिसका मेंस क्वालिफाई होगा वही डालेगा। तो डालना था, तो हम बोले कि क्या डाल दे, एसडीएम, फिर डाल देते हैं डीएसपी। तो हमारा एक स्टूडेंट है जो हमसे पढ़ा है, वर्तमान में अंचलाधिकारी है, सीओ है, बोधगया का सीओ है, प्रभात रंजन, मुझसे पढ़ा है। तो बोला उसके पास गए हुए थे, हम गए थे, तो मिलने गए थे हम, तो बोला कि सर एक काम करिए, पहले रजिस्ट्रार डाल दीजिए तब एसडीएम डालिए सर। हम की क्या है, तो सर रजिस्ट्रार 1 बोरा रुपया रोज लाद के ले आता है घर में, और उसको आरामो नौकरी में है सर। रजिस्ट्रार ने जमीन की रजिस्ट्री जो करता है। तो हम सोचे कि पहले रजिस्ट्रार अगर डाल देंगे, इंटरव्यू में पूछा कि वरीयता क्रम आपका क्या है, हम रजिस्ट्रार पहले बोल दिए, तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला है वो सोचेगा कि लूटने आ रहा है। इसी डर से पहले में एसडीएम डाल दिए, दूसरा नंबर पर रजिस्ट्रार डाले, और तीसरा पर डीएसपी डाले। तो भैया हर इंसान क्या है, लूटने वाला पोस्ट ढूंढ रहा है। क्या है, उसको लगता है कि पैसा प्राप्त करने से दुनिया में सबसे ज्यादा खुशी मिलने वाला है, पर ऐसा बात नहीं है। कहीं पैसा मिल जाए उसके बाद हमसे मिलिएगा, आप पूछेंगे आपसे कि अब तो आपके पास करोड़ों रुपया है, 2-4 गाड़ी भी है, कितना खुश हैं आप। चलिए, हो सकता है आप खुश हो, जीवन के फॉर्मूला को आप जानते हो सकता है। चलो भाई, तिब्बत का पठार किसके बीच, काराकोरम और कुनलुन के बीच। कुनलुन और तिएनसियन के बीच कौन सा पठार, यूनान का पठार। यूनान का पठार किस देश में, चीन में। और तिब्बत का पठार तिब्बत में। लेकिन आप क्या देख रहे हो, तिब्बत का पठार का कुछ हिस्सा कश्मीर में भी है, देख रहे हो, और दिखाई दे रहा है तिब्बत के पठार का कुछ भाग कश्मीर में।
तो जो कश्मीर में है, तिब्बत है तो तिब्बत के पठार ही, लेकिन कश्मीर के लोग इसे क्या बोलते हैं? लद्दाख का पठार। क्या बोलते हैं इसको? बोलो बच्चा, लद्दाख का पठार। थोड़ा जगह कम है लेकिन कोशिश करिएगा लिखने का, इसलिए बोला फोटो खींच लीजिएगा। लद्दाख का, कोई बात नहीं, कहीं नीचे लिख दो, इंडिया में घुसा दो, जगह नीचे लिख दो। क्या लिखे भैया? लद्दाख का पठार का। तिब्बत के पठार में ही जो भाग कश्मीर में है उसे क्या बोलते हैं? लद्दाख का पठार। और सुन लो बच्चा, ऐसा दुनिया का कोई पठार, ऐसा दुनिया का कोई भी पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हो, ऐसा पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हो, उस पठार को इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं, अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। पूछा जाए दुनिया का कोई भी पठार जो चारों ओर से पर्वत से घिरा हो, पहाड़ से घिरा हो, उस पठार को क्या बोलते हैं? अंतर पर्वतीय पठार। नाम से अंतर बने अंदर, पर्वतीय, पर्वत के अंदर में जो पठार हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अंतर पर्वतीय पठार। तो तिब्बत का पठार कैसा पठार है? यूनान का पठार कैसा पठार है? लद्दाख का पठार कैसा पठार है? क्लियर है? अब आगे फोटो बनाने से पहले कुछ लिख लिया जाए। जिस पन्ना में फोटो बना रहे उस पन्ना में मत लिखिएगा, दूसरा पन्ना में लिखिए। उस पन्ना को छोड़कर दूसरा पन्ना में लिखने का काम उस पन्ना में नहीं। कहीं पहाड़ गिर गया गलती से तो सब लिखा पखा बराबर हो जाएगा। चलो लिखो दूसरा पन्ना में, लिखो, यही शुरू कर देते हैं। लिखो द प्लेट्यू सराउंडेड। सब हिंदी वाले कि सब अंग्रेजी वाले? अंग्रेजी वाले कौन कौन? अच्छा, तो अंग्रेजी में भी बोल देंगे, टेंशन मत लो। द प्लेट्यू सराउंडेड बाई माउंटेन, द प्लेट्यू सराउंडेड बाई माउंटेन, द प्लेट्यू सराउंडेड बाई माउंटेन इज नोन एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू, इज नोन एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू। हिंदी में लिखिए, ऐसा पठार जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो, ऐसा पठार जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो, उसे अंतर पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। ऐसा पठार जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो, उसे अंतर पर्वतीय पठार के नाम से जानते हैं। ऐसा पठार जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हो, ऐसा पठार जो चारों ओर से पर्वत से घिरा हो, उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं, उसे इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट लिखिए, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। लिखिए, तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तिब्बत का पठार समझ में आ रहा है ना? क्यों है अंतर पर्वतीय पठार? क्योंकि पर्वतों से घिरा है। समझ में आ रहा है ना? सब है, लेकिन एक एग्जाम्पल लिखवा दिए। अब सब लिखवाई, कितना लंबा लाइन हो जाएगा। तिब्बत के पठार अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। इन्होंने कहा कि सर लद्दाख का भी तो होगा। बिल्कुल होगा, यूनान का भी होगा। ये सब क्या है? अंतर पर्वतीय पठार है। एगो लिखवा दिया। अगला पॉइंट, तिब्बत का पठार लिख लिया ना, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है। अगला पॉइंट लिखिए, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन वर्ल्ड। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन वर्ल्ड। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार। अभी बताओ, जब तिब्बत के पठार दुनिया का ऊंचा पठार है तो उसी का हिस्सा है लद्दाख का पठार। इसका मतलब इंडिया का सबसे ऊंचा पठार कौन हो जाएगा? लद्दाख का पठार। तो ये भी लिख लीजिए, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख इज द हाईएस्ट, प्लेट्यू ऑफ लद्दाख इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। लद्दाख का पठार भारत का, लद्दाख का पठार भारत का क्या? सबसे ऊंचा पठार है। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। प्लेट्यू ऑफ लद्दाख इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया। क्लियर है? अब इन दोनों का हाइट कितना है सी लेवल से भी कभी पूछ लेता है। हाँ बोलो, शांति रखिए, शांति, सब बात करेंगे। हो गया? तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। क्लियर है? 5200 मीटर इसकी ऊंचाई लिखो। सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितना है भैया? 5200 मीटर। सी लेवल से उसकी ऊंचाई कितना है? 5200 मीटर। अरे भैया सुनो, ये जो पामीर की पठार आप देख रहे हैं ना, ये सब तिब्बत के पठार के हिस्सा में आ जाता है।
पामीर का पठार, लद्दाख का पठार, ये सब तिब्बत के पठार का ही क्या हो जाता है, हिस्सा हो जाता है। सबसे जाइंट कौन है, बड़ा कौन है, घर में किसका नाम लेते हैं? हाँ, पिताजी का। दादाजी जिंदा है तो दादाजी का, उनके पिताजी जिंदा है तो परदादा का। क्यों जी? तो तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई सी लेवल से कितना है, लगभग 5 किलोमीटर, यानी 5200 मीटर इसकी सी लेवल साइट है। अच्छा, इंडिया में सी लेवल कहां से लेते हैं, बताया तो था आपको, कौन जगह से? समुद्र तो इंडिया में हर जगह है। चेन्नई से। भारत में सी लेवल कहां से लिया जाता है? ये भी जीके है, नोट कर लो। ये भी जीके है भैया कि इंडिया में सागर तल से लिखते हैं, स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर लिखा रहता है नहीं सी लेवल से इतना हाइट। वो सी लेवल कहां से लिया जाता है इंडिया में? चेन्नई से। भारत में सी लेवल कहां से लेते हैं? चेन्नई से लेते हैं। याद रहेगा सबको? चलिए अब लिखिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब पामीर नोट के बारे में बहुत लोग नाराज हो रहे, सर पामीर के बारे में कुछ लिखवाई नहीं रहे। लिखो, पामीर गांठ को विश्व की छत कहा जाता है। प्लेट्यू ऑफ पामीर इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर गांठ को, पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। प्लेट्यू ऑफ पामीर इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर के पठार को विश्व की क्या बोलते हैं? छत। अरे जितने घर के बड़े बुजुर्ग हैं कहां मिलते हैं आपस में? छत पर। घुटना सही होगा तब। कहां मिलते हैं भैया? छत पर। तो जितने ऊंचे पर्वत है सब यहीं आके मिल रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? विश्व की छत। अब सुनो मेरे बच्चों, इधर आओ। ये इधर से एक पर्वत आया अफगानिस्तान में, लेकिन ज्यादा बड़ा हो गया, रुक जाओ। यहां से एक पर्वत आया अफगानिस्तान में, और यहां से एक पर्वत आया पाकिस्तान में। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, पाकिस्तान की तरफ से एक पर्वत आके इसमें मिला, एक अफगानिस्तान की तरफ से पर्वत आके मिला। जो अफगानिस्तान की तरफ से मिला इसका नाम है हिंदू कुश। क्या नाम है भैया? नाम सुना होगा, हिंदू कुश पर्वत। इंडिया में होता तो नाम पड़ जाता, नाम बदल दिया जाता। इंडिया में होता तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन नाम बदल क्या कर दिया गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अब अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ कर रहे हैं सब, है ना? सबका नाम चेंज हो रहा है। अरे मुगलों का नाम बाद में चेंज करना चाहिए था, पहले तो अंग्रेजों का नाम चेंज करो। कम से कम मुगल तो इस देश में आके रहे, कहीं समय से ढो करके रुपया पैसा कहीं और ले नहीं गए, यही शासन के यहीं रुक गए। अंग्रेज तो यहां से लूट कर ले गए भाई। तो पहले मिंटो हाउस और चेम्सफोर्ड हाउस को नाम बदलिए पहले, उसके बाद बदलिएगा मुगलों का नाम। तो ये तो राजनीति है। ये क्या है भैया? सिर्फ शुद्ध राजनीति और कुछ नहीं है। नाम बदलना देशभक्ति नहीं है, ये शुद्ध राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। आगे आइए, देखते हैं ऐसी राजनीति कब तक चलता है इंडिया में। ये पब्लिक है, सब जानती है, कब कुर्सी पर से उतार दे और कब कुर्सी बैठा दे आप जानते नहीं। साइलेंट है इंडिया की पब्लिक, कैसी है? साइलेंट। वोट भी दे देती है, पता रात में पता चला इसको दे रही है, सुबह में किसी और को देके चली जाती है ना? पंचायत चुनाव का घमाघमी चल रहा है। सुनो, हिंदू कुश कहां है जी? समझने के लिए लिख दो अफगानिस्तान। समझने के लिए क्या लिख दो? अफगानिस्तान में है, नहीं तो बाद में भुला के पाकिस्तान मत कर देना। अफगानिस्तान। और जो पाकिस्तान में आप देख रहे हो, इसमें आधे पाकिस्तान में इसका नाम है सुलेमान पर्वत। सुलेमान पर्वत। आधा पाकिस्तान में इस पर्वत का नाम है सुलेमान पर्वत। आधा पाकिस्तान में सुलेमान और आधा पाकिस्तान में इसका नाम है किरथर पर्वत। किरथर पर्वत। यानी अगर आपसे आप पूछा जाए कि किरथर पर्वत, सुलेमान पर्वत किस देश में है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान। इसके बगल में लिख दो भी पाकिस्तान, नहीं तो बाद में ऐसा ना हो कंफ्यूजन कि अफगानिस्तान वाले को पाकिस्तान में कर दिए, पाकिस्तान वाले को अफगानिस्तान में। यानी पाकिस्तान में जो पर्वत पाकिस्तान से जाके मिला पामीर गांठ में, जो पर्वत पाकिस्तान से जाके मिला पामीर गांठ में, उसमें आधे पाकिस्तान में उसको किरथर पर्वत और आधे पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत कहते हैं। एक पर्वत अफगानिस्तान से गया जो मिला किसमें? पामीर गांठ, उसका नाम क्या है? हिंदू कुश। अब मैपिंग भी क्लियर हो रहा है हमारा, नहीं जी? इधर म्यांमार, यहाँ भूटान, इधर नेपाल, ऊपर चीन, इधर पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। हमारा मैपिंग भी क्लियर हो रहा है। म्यांमार, इंडिया, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान। अगर क्रम से चलेंगे पूरब से पश्चिम तो पहले क्या मिलेगा? म्यांमार, उसके बाद इंडिया, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, उसके बाद
अफगानिस्तान। क्लियर है? अब आइए, अब बोलिए सर यहां भी तो कोई पठार होना चाहिए। अरे हिंदू कुश सुलेमान किरथर के बीच भी तो कहिएगा ना आप। भाई इधर देख लीजिए, यहां भी तो कोई पठार होना चाहिए। कौन सा पठार है भैया? प्लेट्यू ऑफ पोतवार। प्लेट्यू ऑफ पोतवार, पोतवार यानी पोतवार का पठार, बिल्कुल सही, पोतवार का पठार। पूछा जाए सुलेमान किरथर और हिंदू कुश के बीच कौन सा पठार है, तो प्लेट्यू ऑफ पोतवार है, पोतवार का पठार। और ये भी किसका एग्जाम्पल है? चुप हो गए, क्या समझे थे? इंटर माउंटेन प्लेट्यू, अंतर पर्वतीय पठार। प्लेट्यू ऑफ पोतवार इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इंटर माउंटेन प्लेट्यू। लिखने की जरूरत नहीं है बल्कि दिमाग में रखने की जरूरत है। अब आइए, यहां से एक पहाड़ निकल के आया ईरान में, एक पहाड़ निकल के कहा आया? ईरान में। दोनों यहां पर ऊपर नीचे दोनों पर्वत कहां है भैया? ईरान में है। ऊपर नीचे का दोनों पर्वत कहां है? ईरान में है। तो ईरान में, तो इसका नाम है एलबुर्ज पर्वत। क्या नाम है भैया? ऊपर वाले का नाम है एलबुर्ज। ईरान में जाओगे ना तो उत्तर में जो पर्वत उसका नाम क्या है? एलबुर्ज। और नीचे में जो पर्वत उसका नाम क्या है? जैग्रोस। क्या नाम है जी? जैग्रोस। ये भी ईरान में और ये भी ईरान में। दोनों कहां है भैया? ईरान में। एलबुर्ज और जैग्रोस कहां है? इसी बहाने दुनिया का पहाड़ भी हो जा रहा है और दुनिया का मैप भी हम लोग साथ में कर ले रहे हैं। सबसे पहले म्यांमार, फिर इंडिया, भूटान, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर ईरान। क्लियर है? एल जैग्रोस। अच्छा, अरे इसको लिखे हैं जैग्रोस, जैग्रोस। ठीक है, दिखाई दे रहा है अब? अरे भैया ये ईरान में है। कहां है? ईरान में। अब कहिए सर इसके बीच में भी तो एक पठार होगा, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इसका नाम है, देश के नाम से ईरान का पठार। क्या नाम है इसका? प्लेट्यू ऑफ ईरान, यानी ईरान का पठार। क्लियर है भाई? थोड़ा सा जानना जरूरी है। अब आइए सुनो, अगर तुम ईरान, अब जगह न बचा, इंडिया एने बना था तो एने बना दिए। कोई बात नहीं, आप ऐसा करो ना, ये काम भाई सुनो, ये काम तो कर सकते हो। सुनो, जिसका जगह नहीं बचा वो यहाँ पॉइंट बना के दूसरे पन्ना में एलबुर्ज जैग्रोस बना ले। अब मेंशन कर दे कि वहां पर एलबुर्ज जैग्रोस से क्या दिक्कत है। अब दूसरा पेज में आकर के ऐसे पॉइंट बना लीजिए, इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान लिख दीजिए ताकि बाद में पता चले, और दूसरे पेज में ईरान बनाइए। क्या दिक्कत है? करिए। हो गया? सबका हुआ? अब सुनो, थोड़ा सा देख लो मैप। ईरान के तुम ऊपर में आओगे, ऊपर मतलब उत्तर, ईरान के उत्तर में जब आप आओगे, ईरान के नॉर्थ में जब आप आओगे तो मिलेगा तुर्की। क्या मिलेगा? तुर्की। ईरान के साउथ में आओगे तो इराक मिलेगा, जस्ट नीचे। ईरान के जस्ट नीचे क्या मिलेगा? इराक, सऊदी अरब, यमन, ओमान, बहरीन। थोड़ा सा पूरा बढ़ोगे तो इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, ये सब मिलेगा। और इस तरफ नॉर्थ में बढ़ोगे तो क्या मिलेगा? तुर्की। ईरान के नॉर्थ में क्या मिलेगा? तुर्की। तो तुर्की में भी एक पहाड़ है जो आके ऐसे मिला। ऊपर वाले का नाम है पोंटिक पर्वत। क्या नाम है भैया? पोंटिक। तुर्की में पोंटिक, पोंटिंग नहीं, पोंटिंग, अरे पोंटिक। और नीचे वाले का नाम है टॉरस। कौन सा पर्वत है जी? टॉरस। ये भी कहां है बताओ? तुर्की में। यानी पूछा जाए पोंटिक पर्वत और टॉरस पर्वत कहां है? तुर्की में। इसके बीच में भी तो होगा क्या? इंटर माउंटेन प्लेट्यू। नाम होगा अनातोलिया का पठार। जगह कम है, अनातोलिया, अनातोलिया का पठार। लिख लीजिए भैया, पोंटिक पर्वत और टॉरस पर्वत के बीच में कौन सा पठार है? वैसा वाला फोन है, फोटो खींचने वाला फोन है तो फोटो खींच लेते ना। है पोंटिक पर्वत और टॉरस दोनों तुर्की में है, और उनके बीच में जो पठार है वो भी तुर्की में है। तो तुर्की में कौन सा पठार? अनातोलिया का पठार। किसका एग्जाम्पल? इंटर माउंटेन प्लेट्यू का। एकदम क्लियर है ना भाई? अब पहाड़ में चल के थक गए होंगे तो थोड़ा पानी में कूद के नहा लेते हैं। अब समुद्र में कूदते हैं, आगे समुद्र है, इसका नाम है भूमध्य सागर। क्या नाम है भैया? भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेडिटेरेनियन सी। ऐसे इसका एक और नाम भी है, रूम सागर। भूमध्य सागर का एक और नाम क्या है? रूम सागर। भूमध्य सागर को ही
रूम सागर के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य सागर को और किस नाम से जानते हैं जी? रूम सागर का है। रूम कमरा में एक निकलने का दरवाजा कितना होता है? एक। अब 5-6 बना लीजिए अलग बात है, लेकिन कमरा से निकलने का कितना दरवाजा? एक। इसी तरह से सागर से निकलने का बस एक ही रास्ता था, जिब्राल्टर, एकमात्र रास्ता था बस। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था? रूम सागर, कमरा सागर। क्यों? क्योंकि ये 3 तरफ से 3 महादेश से घिरा हुआ था। भूमध्य सागर के उत्तर में कौन सा है? यूरोप। भूमध्य सागर के दक्षिण में कौन सा महादेश है? अफ्रीका। अब भूमध्य सागर के पश्चिम में तो आप देख पूर्व में एशिया। यानी भूमध्य सागर एकमात्र ऐसा सागर है जो 3 महादेश से घिरा हुआ है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। उत्तर में भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी के उत्तर में क्या है? यूरोप। दक्षिण में क्या है? अफ्रीका। और पूरब में क्या है? एशिया। इन 3 महादेश से घिरा हुआ एकमात्र दुनिया का सागर कौन सा है? भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी या रूम सी। इससे निकलने का बस एक ही दरवाजा था, इसका नाम था जिब्राल्टर। बना लीजिए और लिख दीजिए जिब्राल्टर। इसका नाम क्या है? जिब्राल्टर। हमारा भी कम जगह बचा, अब अगले पेज में हम आ जाएं, इस फोटो को लेकर अगले पेज में आ जाएं। हाँ बताइए। जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर। अरे अब अलग से बना देते हैं भाई, टेंशन मत लो। मेरा भी फोटो खींच लेना भाई, पता चले पेटेंट ना कि हम ही पढ़ाए, कोई और पढ़ा, किसी और का नाम लगा दिया टैग में तो। हाँ, अरे पूरा में एशिया महादेश है जी, यानी तुम अपना महादेश न पहचाना रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया, सबसे ज्यादा एरिया वाला महादेश एशिया। एरिया जनसंख्या दोनों में प्रथम स्थान, जहां इंडिया होगा तो प्रथम होगा ही जनसंख्या में। जनसंख्या में प्रथम वही होगा जहां इंडिया और चीन होगा। नहीं जी, हमारा उत्तर प्रदेश जो है कई देश से ज्यादा है अकेले। बिहार भी कई देश ऐसा जिससे ज्यादा है। कुछ देश तो ऐसा जितना पटना की जनसंख्या है उतना किसी देश की जनसंख्या है। कहा? जिब्राल्टर लिखे हैं जी, जिब्राल्टर। अब अगला पेज पे चले, बना देंगे। कोई बात नहीं, मिटा देते हैं। चलो भाई, अब आओ इधर आ जाओ। देखो इधर थोड़ा सा बना दूं। हमने क्या लिखा था यहां पर? भूमध्य सागर। सुन लो बच्चा, आप उसी फोटो को याद रखना। भूमध्य सागर या इसी को क्या बोला था? रूम सागर, मेडिटेरेनियन सी या रूम सी। इसका रूम सी भी नाम है। इससे निकलने का कितना दरवाजा? एक दरवाजा। इसका नाम क्या था? जिब्राल्टर स्ट्रेट। जिब्राल्टर स्ट्रेट भी बोल सकते, अंग्रेजी में भी स्ट्रेट ही बोलते हैं, जिब्राल्टर स्ट्रेट। इससे जब निकलोगे आप, सुन लो इधर, इससे बाहर निकलोगे तो ये जो मिलेगा महासागर, उसका नाम है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है भैया? अटलांटिक महासागर। पूछा जाए कि सुनो, अरे भाई भूमध्य सागर से निकलोगे बाहर, बाद में बना लेना। भूमध्य सागर से निकलोगे किस दरवाजे से? जिब्राल्टर नाम के दरवाजे से। तो कौन से महासागर में पहुंच जाओगे? अटलांटिक महासागर में। पूछा जाए अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर। अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर। याद हो गया। इसके ऊपर में जो देश है इसका नाम है स्पेन। ऊपर में कौन सा देश है? यूरोप का स्पेन। और नीचे में जो देश है उसका नाम है मोरक्को। नीचे में जो कंट्री उसका नाम क्या है जी? मोरक्को। तो पूछा जाए कि जिब्राल्टर स्ट्रेट किस देश के बीच में है? जिब्राल्टर स्ट्रेट किसको अलग करता है? तो स्पेन को मोरक्को से। और किसको जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। कभी भूलोगे आप? स्पेन किस में पड़ेगा? ऊपर में कौन सा था? यूरोप। स्पेन पड़ेगा यूरोप में। नीचे क्या था? अफ्रीका। यानी मोरक्को कहां पड़ेगा? अफ्रीका में। मोरक्को की राजधानी रबात। मोरक्को की राजधानी रबात। और स्पेन की राजधानी मैड्रिड। स्पेन की राजधानी। प्रतिदिन 5 कंट्री, उसका कैपिटल और कौन से नदी के किनारे है उसका कैपिटल याद करिएगा नियम बना के। हम लिखवाएं चाहे ना लिखवाएं, आपकी जिम्मेवारी है कि प्रतिदिन 5 गो देश, उसकी राजधानी और कौन सी नदी के किनारे है, ये भी साथ में आप उसको नोट करके डेली एक डायरी बनाइए। 5-5 होमवर्क लेके रटिए या 2-2 रटिए। आप 2 महीने में आपको पता चलेगा सारा कंट्री कैपिटल और नदी याद है आपको। चलिए भाई, अब सुनो। अब एक रास्ता था तो आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, तो लोगों ने सोचा एक रास्ता ही तो नेचुरल था, एक आर्टिफिशियल बना लिया जाए। तो यहां पर एक देश है जिसका नाम है मिस्र।
आपने नाम सुना है मिस्र का नाम? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इजिप्ट। क्या बोलते हैं जी? इसकी राजधानी कायरो है। मिस्र की राजधानी कायरो या काहिरा जो बोल सकते हैं आप। लोगों ने क्या किया कि इसको काट कर, इसको इसी देश को काट कर एक नया रास्ता बना दिया भूमध्य सागर में जाने का। भूमध्य सागर से निकलने का एक नया रास्ता बना दिया, उसका नाम था स्वेज नहर। लेकिन उसके पहले हमको लेना पड़ेगा यहां से, अफ्रीका में है जी, मोरक्को अफ्रीका में है। मोरक्को जो देश है ना वो किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश में कुल 54 देश है, उसमें से एक देश है कौन? मोरक्को। अब मोरक्को अफ्रीका में ही मिस्र भी है। इजिप्ट भी कहां है भैया? अफ्रीका में। अब सुन लो, सुनो, अब उसी तरह से बनाना ही पड़ेगा। अरे सब गायब हो गया। सुनो, यहां पर कौन सा देश था? मिस्र। सुनो, मिस्र जो देश मैंने बनाया था उस देश को काट कर क्या किया? भूमध्य सागर में जाने का एक नया रास्ता बना दिया। यहां पर सुनो, मिस्र के नीचे पहले से एक सागर था जिसका नाम था रेड सी, लाल सागर। पहले से यहां पर कौन सा सागर था? लाल सागर। एक नया रास्ता बनाया गया जिसका नाम रखा गया स्वेज नहर। क्या नाम रखा गया? स्वेज नहर। यानी भूमध्य सागर में जाने का एक नया रास्ता आ गया जिसका नाम था स्वेज नहर। इसको इंसानों ने बनाया था, वो था नेचुरल, इसको हमने काट कर बनाया है स्वेज नहर को। यानी पूछा जाए स्वेज नहर किसको जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। स्वेज नहर किसको जोड़ता है जी? लाल सागर को। अरे बोलो, थक गए क्या? लाल सागर को कौन जोड़ता है? स्वेज नहर। आई जो पूरा मिस्र था, ये पूरा इजिप्ट था, लेकिन जो कट के अलग हुआ अब उसका नाम लोग देते हैं सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला, हिंदी में बोलते हैं सिनाई प्रायद्वीप। उसका नाम क्या दिया जाता है? सिनाई प्रायद्वीप। कहा जाए कि मिस्र से स्वेज नहर बनने के कारण जो कट के अलग हो गया उसका नाम लोग क्या देते हैं? सिनाई प्रायद्वीप। और पिछला क्लास अगर मेरा लिए होंगे आप तो देखे होंगे, बताया था मैंने कि ऐसा कोई भी जमीन जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। बताया था ना? ऐसा कोई भी जमीन जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, ये 3 तरफ से, इधर से पानी, इधर से पानी, इधर से पानी, तो क्या बोला गया? इसको प्रायद्वीप। अब बता दूं एक बहुत आश्चर्य वाली बात कि पूरा का पूरा मिस्र, पूरा का पूरा इजिप्ट किसमें है? अफ्रीका में है। पूरा का पूरा इजिप्ट किसमें है भैया? अफ्रीका में। लेकिन ये जो इससे कट के अलग हुआ सिनाई, ये एशिया में है। यानी अफ्रीका महादेश का एकमात्र देश है मिस्र जो 2 कॉन्टिनेंट में आता है। अफ्रीका महादेश का एकमात्र देश है मिस्र जो 2 महादेश में आता है। पूरा मिस्र अफ्रीका में, और जो कट के अलग हुआ वो कहां? एशिया में। याद रहेगा? हाँ बोलो क्या? ओहो, अरे गलती से का फिर से हमको लेना पड़ेगा, इसलिए हम कंजूसी कर रहे थे। तुम तो हमारा मेहनत मिटा दे जाओ, हटा दे जाओ। नहर लिख, अल्लाह ये भी मीटर गया। रुक जाओ मेरे भाई, देखो कितना मेहनत करना पड़ा तुम्हारे वजह से। अब तुम जाओ, अब मन को खुशी मिला, चलो तुम्हारी खुशी के लिए भाई जो कहोगे सो कर देंगे। समझ में आया? समझ में आया? सुन, एक बात और छूट गया। सुनो, यहां पर एक देश है इजराइल। यहां पर एक कौन सा देश है? इजराइल। नाम सुना होगा आपने, हाल ही में गाजा पट्टी फेमस था। इजराइल में फेमस था कौन? तो गाजा पट्टी है कहां? देखो, इस सिनाई प्रायद्वीप से लगा हुआ है जो बना रहे हैं हम। इजराइल और सिनाई के बीच में जो एक पट्टी है बना रहे हैं, अभी रंग जो हम सेट कर रहे हैं, यही गाजा पट्टी है। क्या है भैया? अब गाजा पट्टी के मैप समझ गए? अभी मत करना, गाजे पट्टी मत कर देना। गाजा पट्टी हो गया भैया। पूछा जाए गाजा पट्टी कहां है जी? लाल सागर में कि भूमध्य सागर में कि अटलांटिक महासागर में? बोलो कहां है भाई? गाजा पट्टी भूमध्य सागर में। क्वेश्चन 2009 के आईएएस का क्वेश्चन निकाल कर देखिएगा, सिविल सर्विसेज, सीधा क्वेश्चन आया, गाजा पट्टी किस सागर में है? भूमध्य सागर में। एक्चुअली मैं सारा परीक्षा दिया हूं बाबू, बीपीएससी भी दिया, यूपीएससी भी दिया, तो प्रश्न जो परीक्षा दिया हूं अभी तक याद है वो चीज मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पूछा गया है। तो भैया गाजा पट्टी किसमें है? भूमध्य सागर में। तो कैसा लगा आज का क्लास? आज हम इतना ही करूंगा। कैसा लगा आज का क्लास? आवाज से नहीं लगा हमको अच्छा लगा होगा।
समझ में आया? कम अच्छा लगा? क्या क्या बोलिए? अच्छा कोई बात नहीं, फोटो खींच लिए हैं, इनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अच्छा कर देंगे, बाकी समझ में आया? अच्छा कोई बात नहीं, आपको स्पेशली बता देंगे, एक दिन बैठिएगा नीचे, जब भी ऑफिस में आज फ्री नहीं हूं, किस दिन बैठिएगा तो आपको स्पेशली फोटो बना के यही चैप्टर पूरा समझा देंगे 20 मिनट में। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? चल बाकी और किसी को कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद।